सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से आर्मी अग्निवीर 2025 में पूछे जा सकते हैं। तो क्लास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे भाई कमेंट में मुझे बता देना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। पहला सवाल तुम्हारे सामने है, रथ यात्रा यह प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो मेरे दोस्त आप लोगों से पूछा है कि रथ यात्रा का जो प्रसिद्ध त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपने सुना होगा मेरे भाई पुरी जगन्नाथ की रथ यात्रा, तो ये मेरे भाई कहाँ पर मनाया जाता है, आपके उड़ीसा में। इसी उड़ीसा की मैं बात करूं मेरे भाई तो इस उड़ीसा में आपका घूमरा लोक नृत्य होता है, ठीक है भाई। इसके अलावा पाला लोक नृत्य होता है, ठीक है भाई, कौन सा, पाला। इसके अलावा मेरे भाई आपका डसखतिया होता है। इसके अलावा मेरे भाई आपका कीसाबदी होता है, कौन सा मेरे भाई आपका कीसाबदी होता है। इसके अलावा मेरे भाई रंगाबाती होता है, कौन सा मेरे भाई रंगाबाती होता है। इसके अलावा मेरे भाई दलखाई होता है, कौन सा मेरे भाई आपका दलखाई होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसी उड़ीसा की अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है सर, सिमलीपाल नेशनल पार्क आपका उड़ीसा में है। इसके अलावा भीतरकनिका नेशनल पार्क मेरे भाई कहाँ पर है, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क मेरे भाई कहाँ पर है, तो सर ये भी हमारा उड़ीसा में है। ये बात हमको याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो मेरे भाई कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है, कोणार्क सूर्य मंदिर भी आपका उड़ीसा में है। तो ये सारी चीज़ें हमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो उड़ीसा हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले सवाल पर बढ़ता हूं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। मेरे भाई चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था क्या, विलियम बेंटिक ने विलय नीति को शुरू की थी क्या, लॉर्ड कैनिंग ने सती प्रथा का अंत किया था क्या, डलहौजी ने सहायक संधि प्रणाली को अपनाया था क्या। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या है। ठीक है भाई, तीन गलत है एक सही है। तो भाई देखो, आप सभी को पता है कि लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को अपनाया था 1793 में। कभी भी अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके टाइम की है, लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम की है। सर विलियम बेंटिक ने, इसने मेरे भाई क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया। किसका मेरे भाई, सती प्रथा का अंत किया था मेरे भाई, किसने, विलियम बेंटिक ने। मतलब ये गलत लिखा हुआ है मेरे भाई। लॉर्ड कैनिंग, सर ये तो 1857 की क्रांति के समय पर थे, ठीक है भाई, 1857 की क्रांति के समय पर कैनिंग थे। सती प्रथा का अंत गलत हो गया। सहायक संधि प्रणाली, सर ये तो वेलेजली ने शुरू की थी। किसने मेरे भाई, आपके लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली शुरू की। और डलहौजी ने मेरे भाई आपके विलय नीति को अपनाया था। ठीक है भाई, विलय नीति किसके टाइम की है, सर डलहौजी के टाइम की है। तो देखो भाई एक ही क्वेश्चन से तुमको कितनी सारी चीजें यहां पर सीखने को मिली। ठीक है भाई, एक ही क्वेश्चन से कितनी सारी चीजें सीखने को मिली कि 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय पर था, डलहौजी ने विलय नीति को अपनाया और सहायक संधि प्रणाली को लॉर्ड वेलेजली ने अपनाया था। ये सारी बातें याद होनी चाहिए। अगले सवाल पर बढ़ता हूं। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, बताओ भाई बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तंजौर में, उड़ीसा में, कालीकट में, या फिर मेरे भाई आपके ढक्कन में। तो बृहदेश्वर मंदिर की बात हो रही है। बृहदेश्वर मंदिर मेरे भाई कहाँ पर है, तंजौर तमिलनाडु में। ठीक है भाई, तंजौर तमिलनाडु में आपका कौन सा मंदिर है मेरे भाई, बृहदेश्वर मंदिर है। इसी तमिलनाडु में मेरे भाई आपका मीनाक्षी मंदिर है। कौन सा मेरे भाई, मीनाक्षी मंदिर मेरे भाई तमिलनाडु के कहाँ पर है, मदुरई में। कहाँ पर मेरे भाई, आपके मदुरई में आपका मीनाक्षी मंदिर स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर की मैं बात करता हूं तो राज राजा चोल ने, ठीक है भाई, किसने, राज राजा चोल ने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अगर कभी भी तुमसे पूछा जाए कि बताओ
चोल वंश का संस्थापक मेरे भाई कौन है। अगर कभी भी तुमसे पूछा जाए कि चोल वंश का संस्थापक कौन है तो आप क्या आंसर दोगे, सर वो तो विजयालय है। कौन मेरे भाई, आपके विजयालय। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं आप देख लो। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तंजौर तमिलनाडु में। इसी तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर भी है जो कि मदुरई में है। ठीक है भाई, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राज राजा चोल ने करवाया। और चोल वंश का संस्थापक मेरे भाई कौन है, आपका विजयालय है। ये बात भी याद होनी चाहिए। आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ता हूं। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का उचित अनुपात क्या है। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का उचित अनुपात क्या है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। आप बोलोगे 3:2 होता है। क्या होता है मेरे भाई, 3:2 होता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अगर मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई, राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था, डिजाइन तैयार किया था मेरे भाई आपके पिंगली वैंकैया ने। किसने मेरे भाई, आपके पिंगली वैंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ये बात आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है भाई, तो 3:2 इस सवाल का राइट आंसर होगा। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या होगा, तो देखो भाई, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ। मेरे भाई, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ, सिंधु घाटी में हुआ, गोदावरी घाटी, दामोदर घाटी, या फिर भाई इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ था, सिंधु घाटी में हुआ था। ये बात याद होनी चाहिए भाई। गोदावरी नदी के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। किसके बारे में भाई, गोदावरी नदी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है। तो आप बोलोगे त्रियंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से मेरे भाई, त्रियंबकेश्वर से ये नदी निकलती है। और मेरे भाई, जो नासिक शहर है, एक बार एग्जाम में पूछा था कि नासिक शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर आपका बसा हुआ है। ठीक है भाई, तो सिंधु घाटी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपने खूब पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, ये सारी बातें याद होनी चाहिए। अगले सवाल पर अब मैं तभी बढ़ूंगा जब आप सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक करोगे। ठीक है भाई, तो एक बार भाई सारे के सारे बच्चे 1 सेकंड का टाइम निकाल कर वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है भाई, सारे के सारे बच्चे 1 सेकंड का टाइम निकाल कर वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है। आ जाओ भाई अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। बताओ मेरे भाई, दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, या फिर मेरे भाई बलबन। देखो, ये जो जजिया कर है ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था मेरे भाई, ब्राह्मणों पर भी लगा दिया इसको। तो वो ये कारनामा करने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है मेरे भाई, तुगलक वंश का ये शासक था। इसने मेरे भाई क्या किया था, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई थी। ठीक है भाई, कुतुब मीनार की, ठीक है भाई, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, सर फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक मेरे भाई, इसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था। कौन मेरे भाई, इब्न बतूता किसके टाइम पर आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था। अलाउद्दीन खिलजी मेरे भाई, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था। किसको मेरे भाई, बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने शुरू किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने इसको शुरू किया था। बलबन ने मेरे भाई रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। किसकी मेरे भाई, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। ठीक है मेरे भाई, तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो वो था मेरे भाई कौन, आपका फिरोज शाह तुगलक। इसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया और बलबन ने रक्त और लोह की नीति को अपनाया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पर बढ़ता हूं। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाता है, गोवा में, राजस्थान में, केरल में, या फिर मेरे भाई आपके महाराष्ट्र में। इंटरनेशनल लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाता है, तो आप बोलोगे सर ये तो गोवा में किया जाता है। इसी गोवा में मेरे भाई आपका क्या होता है, इसी गोवा में आपका फ्रांसीसी जेवियर महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा मेरे भाई, फ्रांसीसी
जेवियर महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी भाई गोवा में मनाया जाता है। इसके अलावा मेरे भाई बात करता हूँ मैं सिग्मो फेस्टिवल के बारे में, तो सिग्मो फेस्टिवल भी गोवा में मनाया जाता है, ये बात भी याद होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे भाई बात करूँगा अंगूर महोत्सव के बारे में, अंगूर महोत्सव के बारे में, ये भी भाई गोवा में मनाया जाता है, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है भाई। अगर मैं गोवा के बारे में बात करता हूँ मेरे भाई, तो गोवा में आपका घोड़े मोदनी नृत्य होता है। कौन सा मेरे भाई? गोवा में घोड़े मोदनी नृत्य होता है। गोवा में आपका गफा, ठीक है भाई, गफा नृत्य होता है। कौन सा मेरे भाई? गफा नृत्य होता है। इसी गोवा की अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, गोवा में आपका, ठीक है, घोड़े मोदनी हो गया, गफा हो गया। ठीक है भाई। इसके अलावा भी जैसे कि आपका ठीक है तरंग मेल, कौन सा मेरे भाई? आपका तरंग मेल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तरंग मेल भी गोवा में मनाया जाता है। तो ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए। आ जाओ दोस्त, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सुल्तान जोहोर कप 2023 किस टीम ने जीता? सुल्तान जोहोर कप 2023 का जो कप है वो किसने जीता? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर मेरे भाई जर्मनी? तो किसने जीता मेरे भाई? आपके जर्मनी ने जीता था। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का राइट आंसर हो जाए। ठीक भाई। सुल्तान जोहोर कप 2023 किस टीम ने जीता? सर वो जर्मनी ने जीता था। आ जाओ भाई, अगला सवाल तुम्हारे सामने है। 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को खालिस्तान के द्वारा की गई थी, बताओ भाई। 1881 की जनगणना जो कि 17 फरवरी 1881 को खालिस्तान के द्वारा की गई, WC पैलेडोन, H बेवरली, जेम्स प्रिंसेप, JA बेंस। तो मेरे भाई 1881 जनगणना किसके द्वारा की गई थी? WC पैलेडोन के द्वारा। मेरे भाई देखो, मैं अगर तुमसे बात करूं भाई जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, जनगणना की शुरुआत मेरे भाई कब हुई थी, तो आप बोलोगे 1872 में हुई थी। लेकिन भाई 1872 में जब जनगणना हुई तो पता ही नहीं था कि आगे जनगणना होगी भी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी ये कोई फिक्स नहीं था। तो भाई फिर हुई आपकी नियमित जनगणना, नियमित जनगणना, नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। यानी कि ये फिक्स हो गया था कि भाई अब से जो है आपकी डेल, ठीक है, हर 10 साल में क्या होगी? जनगणना होगी 1881। ठीक है भाई। तो जनगणना की शुरुआत 72 में हो गई थी, लेकिन नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। जेम्स प्रिंसेप ने क्या काम किया था मेरे भाई? अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। ठीक है भाई। अशोक के शिलालेख, ठीक है भाई, अशोक के जो शिलालेख हैं उनको किसने पढ़ा मेरे भाई? सर जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये बात आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है भाई। अच्छा, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे इसका आंसर आप देना। होमवर्क क्वेश्चन है भाई, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है। जब ये क्लास खत्म हो जाए तो आपको कमेंट करना है कि 1881 और 72 में हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है भाई, अलग अलग थे। 1872 में अलग गवर्नर था, 1881 में अलग था। तो दोनों चीज आपको कमेंट में करनी है। देखता हूं कितने बच्चों की याद है। ठीक है भाई। अब चाहे आप किसी बुक से ढूंढ कर करना, चाहे गूगल बाबा से ढूंढ के करना, लेकिन मुझे दोनों सवालों के आंसर आप कमेंट करना कि 1872 में जनगणना शुरू हुई थी, उस समय पर गवर्नर कौन थे, और 1881 में आपके गवर्नर कौन थे। दोनों टाइम पर अलग अलग थे, इतना मैं आपको बता देता हूं। आ जाओ भाई। भारत में हरित क्रांति की अगुवाई मुख्य रूप से खालिस्तान ने की थी। बताओ भाई, भारत में हरित क्रांति की जो अगुवाई है मुख्य रूप से खालिस्तान ने की थी। राधा कृष्णन, MD स्वामी, MS स्वामीनाथन, जॉन नॉर्मन थे मेरे भाई। 1857, सॉरी, हरित क्रांति की बात हो रही है मेरे भाई, किसने की थी? MS स्वामीनाथन ने। मेरे देखो, पूरे विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? सर ये तो आप सभी को पता है, नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। किसने मेरे भाई? नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। लेकिन यहाँ पर तो भारत की बात हो रही है, भारत में किसने की थी? MS स्वामीनाथन ने, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है भाई, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपकी हरित क्रांति आई थी। किसके लिए मेरे भाई? गेहूं और चावल के लिए। किसके लिए मेरे भाई? गेहूं और चावल की फसल के लिए हरित क्रांति आई थी। ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्लियर है भाई? आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे भाई, बाद में पढ़ने के लिए काम आती है भाई। ठीक है। भारत के प्रथम कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? भारत में प्रथम कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? उषा मेहता ने, विजय लक्ष्मी पंडित ने, सरोजनी नायडू ने, सावित्रीबाई फूले ने। तो भारत के प्रथम कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आप बोलोगे सर वो तो कौन थी? सावित्रीबाई फूले थी। आपको याद होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। सरोजनी नायडू मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, INC, ठीक है भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है भाई, पहली
भारतीय महिला अध्यक्ष मेरे भाई कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष मेरे भाई कौन थी? तो सर वो आपके कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। तो सावित्री बाई फूले इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक आपने नाम पढ़ा होगा भाई किसका? ज्योतिबा फूले का। ठीक है भाई, एक आपने ज्योतिबा फूले का नाम भी आपने पढ़ा होगा। इन्होंने मेरे भाई एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? गुलामगिरी। तो कभी भी एग्जाम में आ जाएगी, बताओ गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? सर वो तो ज्योतिबा फूले हैं। ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? भाई ये काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। ये जो खेल और खिलाड़ियों की संख्या है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, चाहे तुम रेलवे की कर लो, चाहे तुम ठीक है एसएससी की तैयारी कर लो, चाहे तुम अग्निवीर की तैयारी कर लो, ये जो मेरे भाई खेल और खिलाड़ियों का त्योहार है ना, ये एग्जाम में आता है। तो एक हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं मेरे भाई? 7 खिलाड़ी होते हैं। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई, बताओ कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में भी 7 ही होते हैं। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई, जल पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? जल पोलो में भी मेरे भाई कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई, हॉकी में कितने खिलाड़ी? सर हॉकी में 11 खिलाड़ी। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी? क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? फुटबॉल में 11 खिलाड़ी। ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई, खो खो में कितने खिलाड़ी? खो खो में आपके 9 खिलाड़ी। ठीक है भाई, मैं तुमसे बात करता हूं बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी? तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी? बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी। मैं तुमसे बात करता हूं वॉलीबॉल में, तो वॉलीबॉल में आपके कितने खिलाड़ी? वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। ठीक है मेरे भाई, तो एक हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। कबड्डी में 7, जलपोलो में 7, हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, खो खो में 9, बास्केटबॉल में 5 और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ओसुअरी पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ओसुअरी पर्व जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? आप बोलोगे अंडमान और निकोबार में मनाया जाता है। मैं तुमसे बात करूं, अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है? अंडमान से निकोबार को अलग करता है मेरे भाई 10 डिग्री चैनल। ठीक है भाई, 10 डिग्री चैनल मेरे भाई अंडमान को निकोबार से क्या करता है? अलग करता है। ये बात तुमको याद होनी चाहिए। अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है भाई, अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कितना है? मात्र 46 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है भाई, अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, मात्र 46 आदमी रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भाई म्यांमार तो भारत के पड़ोस में है, भूटान भी है, नेपाल भी है। जापान मेरे भाई जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है भाई, जापान जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ये बात तुमको याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे या थी? ठीक है मेरे भाई, इनमें से आपको बताना है कि किसको भारत रत्न मिल चुका है, किसको भारत रत्न नहीं मिला। तो मेरे भाई देखो, लता मंगेशकर को भारत रत्न मिल चुका है, हाँ सर, इनको मिल चुका है 2001 में, और भूपेन हजारिका को मिल चुका है 2016 में। ठीक है मेरे भाई, सर इन 2018 में। ठीक है भाई, इनको भारत रत्न मिल चुका है। तो 1 और 2 दोनों को भारत रत्न मिल गया। ठीक है भाई, लता मंगेशकर को भी भारत रत्न मिल गया और भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न मिल गया। आ जाओ भाई अगला सवाल। जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है? जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है? सर ये तो मणिपुरी नृत्य शैली में किया जाता है। मणिपुरी नृत्य के कलाकार मेरे भाई एग्जाम में आ सकते हैं, मणिपुरी नृत्य के कलाकार जो है एग्जाम में आ सकते हैं। तो लिखो मेरे भाई, गुरु अमलीदास, गुरु अमलीदास। ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे भाई मैं बात करता हूँ मेरे भाई जावेरी बहनें। ठीक है भाई, जावेरी बहनें। अब जावेरी बहनें कौन कौन से मेरे भाई? एक तो लिखो मेरे भाई नैना। ठीक है भाई, एक लिखो नैना, एक लिखो मेरे भाई दर्शना। ठीक है भाई, दर्शना। एक लिखो मेरे भाई रंजना। ठीक है भाई, रंजना। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो नैना, दर्शना, रंजना। ठीक है भाई, ये आपके कौन है? सर ये जावेरी बहनें। ठीक है भाई,
तो गुरु अमलीदास का संबंध मणिपुरी से है। नैना जावेरी, दर्शना जावेरी, रंजना जावेरी और एक और लिख लो मेरे भाई आपके सुवर्णा जावेरी। कौन सी मेरे भाई? सुवर्णा जावेरी। सबका संबंध आपके मणिपुरी नृत्य से है। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? अब वैसे तो साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसकी है मेरे भाई? केरल की। केरल ऑप्शन में है नहीं। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी राज्य के बारे में और पूछा तो वो आपका हो जाएगा मेरे भाई मिजोरम। मिजोरम की राजधानी का क्या नाम है मेरे भाई? आपके आइजोल। क्या है मेरे भाई? आपका आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। अगला सवाल मेरे भाई, भारतीय खिलाड़ी नवजोत कौर निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? भारतीय खिलाड़ी नवजोत कौर निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है सर ये तो हॉकी खेलती है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और थोड़ी देर पहले ही मैंने तुमको बताया था हॉकी के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है भाई, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में कमेंट में मुझे बता दो कि क्या आपको बड़ी बड़ी क्लासेस चाहिए क्या। ठीक है, अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।